अगर कोई ये कहे कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो 1 सेकंड में अरबों गणनाएं कर सकता है, उसकी तुलना में एक छोटा सा कीड़ा जो आग से दूर भागता है, वो असल में ज्यादा जागरूक है। हाँ, सुनने में ये विचार थोड़ा अटपटा लग सकता है। बिल्कुल। मतलब शायद अपनी उस छोटी सी दुनिया के दायरे में वो कीड़ा ज्यादा बुद्धिमान भी है। हम हमेशा से तो यही मानते आए हैं ना कि तेज दिमाग होना, गणित के मुश्किल समीकरण हल कर लेना या शतरंज में कंप्यूटर को हरा देना ही मतलब यही बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस का चरम है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमने पाल रखी है। सही कहा। और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज की इस गहन चर्चा का आधार संदीप चौहान की 2 बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, अवेयरनेस व्हाट कैन नॉट बी इंजीनियर्ड और इंटेलिजेंस इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। आज का हमारा मिशन यही है कि बुद्धिमत्ता और जागरूकता से जुड़े उन मिथकों की गहराई में जाया जाए जिन्हें हम सालों से सच मानते आए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर आईक्यू ही बुद्धिमत्ता का अंतिम सत्य है, तो हम अक्सर उन लोगों को जिन्हें जीनियस माना जाता है, अपने ही जीवन या बड़ी-बड़ी कंपनियों को अपनी गलतियों से तबाह करते हुए क्यों देखते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और असल में यहीं से इन किताबों का मुख्य आधार शुरू होता है। जिस चीज को हम बुद्धिमत्ता मानते आए हैं, यानी डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करना या हमारी याददाश्त, वो असल में एक बहुत ही संकीर्ण पैमाना है। मतलब एक बहुत ही नैरो व्यू है। हाँ, एकदम नैरो व्यू। देखिए, जब एल्फ्रेड बिने ने पहली बार आईक्यू टेस्ट बनाया था, तो उनका मकसद कभी भी इंसानी क्षमता को एक संख्या या नंबर में बांधना नहीं था। तो उनका असल मकसद क्या था? उनका उद्देश्य केवल स्कूल में उन बच्चों की पहचान करना था जिन्हें पढ़ाई में थोड़ी अतिरिक्त मदद की जरूरत है, बस इतना ही। लेकिन हमारे समाज ने क्या किया? उस एक स्कोर को इंसान की पूरी क्षमता का ठप्पा मान लिया। विद कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं। अलाइनमेंट विद कॉन्सिक्वेंसेस, ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी जीवित प्रणाली अपने कार्यों के नतीजों को कैसे पढ़ती है और खुद को उनके अनुसार कैसे ढालती है। यही असली इंटेलिजेंस है। लेकिन नतीजों के अनुसार ढलने के लिए किसी भी जीवित प्राणी को पहले उस नतीजे का या वातावरण में हो रहे उस बदलाव का एहसास तो होना चाहिए ना? हाँ, बिना एहसास के तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। और किताब इसी बुनियादी एहसास को जागरूकता या अवेयरनेस कहती है। मैंने देखा है कि अक्सर लोग जागरूकता शब्द सुनते ही इसे तुरंत मतलब माइंडफुलनेस या ध्यान लगाने की किसी तकनीक या किसी रहस्यमयी अवस्था से जोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत आम गलती है। हाँ। लेकिन यहाँ लेखक इसे एक विशुद्ध जैविक तंत्र, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के रूप में पेश कर रहे हैं। अगर हम इसे कैनवास के रूप में समझें। एक कैनवास? हाँ, मतलब पेंटिंग बनने से पहले कैनवास का होना जरूरी है, या फिर इसे एक पनडुब्बी के रडार सिस्टम की तरह देखें। रडार ये विश्लेषण नहीं करता कि सामने दुश्मन का जहाज है या कोई चट्टान। उसका काम सोचना नहीं है। बिल्कुल, वो सोचता नहीं है। वो बस ये दर्ज करता है कि वातावरण में कुछ बदल गया है, कुछ है जो वहां पहले नहीं था। तो क्या यही रडार असल में जागरूकता है? ये रडार वाला उदाहरण ये समझने के लिए बेहतरीन है कि जागरूकता असल में कैसे काम करती है। जागरूकता वास्तव में अस्तित्व की वो प्राथमिक शर्त है जो किसी भी विचार, भावना या अनुभव से पहले आती है। मतलब सोचने से भी पहले? एकदम। देखिए, जब एक छोटा बच्चा पहली बार अनजाने में किसी गर्म चीज या आग को छूता है, तो उसके पास आग का कोई विज्ञान तो होता नहीं है। हाँ, उसे तो मालूम ही नहीं कि आग क्या होती है। उसे जलना क्या होता है ये भाषा भी नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली आग को छूती है, उसका नर्वस सिस्टम तुरंत उस बदलाव को, उस खतरे को दर्ज कर लेता है। दिमाग के कोई भी सिद्धांत बनाने या उस घटना का विश्लेषण करने से बहुत पहले शरीर का वो जैविक रडार अपना काम कर चुका होता है। बच्चा झटके से हाथ पीछे खींच लेता है। अरे हाँ, शरीर खुद ही रिएक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार जब उस रडार ने खतरे को भांप लिया, तो वो दर्द या वो अनुभव तंत्र का तंत्र में हमेशा के लिए फीड हो जाता है। बिल्कुल फीड हो जाता है। किताब में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अपरिवर्तनीयता या इरिवर्सिबिलिटी। मतलब सिस्टम अब बदल चुका है। वो बच्चा फिर कभी आग को उसी मासूमियत से नहीं देखेगा। अपरिवर्तनीयता असल में जीवन के सीखने की प्रक्रिया का एकदम मूल है। अवेयरनेस कोई कंप्यूटर की फाइल नहीं है जिसे सिस्टम से बस एक क्लिक में डिलीट किया जा सके। हाँ, वो अंडू नहीं हो सकती। एकदम सही। एक बार जब किसी जीवित प्रणाली ने आग से जलने के परिणाम को महसूस कर लिया, तो वो नया अनुभव एक स्थायी ढांचा बन जाता है। सिस्टम को याद नहीं रखना पड़ता कि आग जलाती है। अगली बार आग देखते ही शरीर की कोशिकाएं अपने आप ही उस परिणाम के प्रति एक अलर्टनेस महसूस करेंगी।
ये अपरिवर्तनीयता ही प्रणाली को परिणामों के प्रति जवाबदेह बनाती है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। अगर ये जैविक तंत्र इतना ही पुख्ता है और जागरूकता वाकई अपरिवर्तनीय है, तो यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? इंसान अक्सर अपनी पुरानी गलतियां क्यों दोहराते हैं? मतलब हम तो बार बार उन्हीं गलत रिश्तों में पड़ते हैं या वही गलत वित्तीय फैसले लेते हैं जिनसे पहले भारी नुकसान उठा चुके होते हैं। अगर सिस्टम हमेशा के लिए बदल चुका है और वापस मासूमियत में नहीं लौट सकता, तो लोग भूल क्यों जाते हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है और इसका उत्तर थोड़ा मनोवैज्ञानिक भी है। इसका उत्तर इस बात में है कि हम तथ्य या फैक्ट्स भूल सकते हैं, हम घटनाओं का विवरण भूल सकते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा सिस्टम परिणामों के प्रति जो प्रतिक्रिया विकसित कर चुका है, वो उसे कभी नहीं भूलता। तो फिर हम गलती कैसे कर देते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी पुरानी गलती को दोहराने के करीब होता है, तो अक्सर उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होती है। हमारा जो इंट्यूशन है, वो एक चेतावनी देता है। गट फीलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, गट फीलिंग। दिल की धड़कन का थोड़ा तेज होना या पेट में एक अजीब सी हलचल, वो अवेयरनेस है जो रडार पर लाल बत्ती जला रही है कि यहाँ कुछ गलत है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। हम अपनी तार्किक सोच और अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर के जरिए उस बायोलॉजिकल चेतावनी को अनसुना कर देते हैं। हमारा तर्क कहता है, इस बार हालात अलग है, या हमारी इच्छा शक्ति कहती है, मैं इस बार इसे संभाल लूंगा। अरे बाप रे, मतलब हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। हाँ, हमारा सिस्टम नहीं भूला है, बल्कि हमारे ही तर्क और अहंकार ने उस बुनियादी जागरूकता की आवाज को दबा दिया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम तर्क, डेटा प्रोसेसिंग और परिणामों का सटीक विश्लेषण करने की बात करते हैं, तो आज के दौर में सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, एआई। एआई तो इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा तेजी से डेटा का विश्लेषण कर सकता है। अगर वो पुरानी गलतियों और पैटर्न्स का डेटा प्रोसेस करके सबसे सटीक कदम उठा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि एआई जागरूक है? क्या मशीनें इंसानों से ज्यादा अवेयर हो गई हैं? यही वो बिंदु है जहां बुद्धिमत्ता और जागरूकता के बीच की बारीक लेकिन सबसे गहरी रेखा स्पष्ट होती है। कैसे? देखिए, एआई के पास निसंदेह बहुत उच्च स्तर की इंटेलिजेंस है। वो फीडबैक को प्रोसेस कर सकता है, खरबों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण कर सकता है और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को ऑप्टिमाइज भी कर सकता है। हाँ, वो सब तो वो कर ही रहा है। लेकिन उसके पास जागरूकता बिल्कुल नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि एआई परिणामों को जीता नहीं है। जागरूकता केवल तभी पैदा होती है जब नुकसान का असली जोखिम हो। मतलब एक मशीन के लिए कोई गलत फैसला लेना या फेल होना महज एक एरर कोड है, वो बस कुछ आंकड़ों का हेरफेर है। एकदम सही। एक मशीन के लिए विफलता एक गणितीय अड़चन से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक जीवित प्राणी के लिए, चाहे वो इंसान हो या वो छोटा सा कीड़ा, फेल होना, चोट लगना या भूखा रहना एक अस्तित्व का संकट है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हाँ, मशीन में केवल डेटा जाता है, जबकि एक जीवित प्राणी के पूरे तंत्र का तंत्र में वो अनुभव जिया जाता है। जब एक जीवित प्राणी कोई परिणाम भुगतता है, तो उसकी पूरी संरचना उस खतरे को महसूस करती है। एआई के पास खोने के लिए कोई जीवन नहीं है, इसलिए वो कभी भी उस तरह से जागरूक नहीं हो सकता जैसे एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। ये बहुत गहरी बात है। तो अगर एक मशीन को कभी दर्द या अस्तित्व का संकट महसूस नहीं होता, तो इसका सीधा सा अर्थ ये भी है कि वो तब तक काम करती रहेगी जब तक उसे बाहर से रोका ना जाए या उसकी बिजली ना काट दी जाए। बिल्कुल। और इसी बात से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जन्म लेती है, रोकने का अधिकार या अथॉरिटी ऑफ स्टॉपिंग। अथॉरिटी ऑफ स्टॉपिंग। हाँ, जीवित प्रणालियों के पास हमेशा यह अधिकार और यह क्षमता होती है कि जब कोई काम उनके लिए अर्थहीन हो जाए या जब थकान हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो रुक सकती हैं, वे पीछे हट सकती हैं। क्योंकि शरीर जवाब दे देता है। क्योंकि वे जानती हैं कि थके हुए सिस्टम को आगे धकेलने का परिणाम क्या होगा, शायद कोई गंभीर बीमारी या मौत। लेकिन मशीन ऐसा नहीं कर सकती। एक एआई प्रोग्राम कभी ये तय नहीं कर सकता कि ये काम अब मेरे लिए अर्थहीन हो गया है, मुझे आराम की जरूरत है। वे अर्थ या थकान महसूस ही नहीं कर सकती। ये रुकने का अधिकार वाली बात आज के तेज तरार जीवन पर बहुत गहरी चोट करती है। अगर हम आज के कॉर्पोरेट ढांचे या सामान्य शहरी जीवन को देखें, तो हर व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ है। बिल्कुल।
बर्नआउट का शिकार है हर कोई। हाँ, लोग लगातार स्क्रीन के सामने बैठे हैं, सूचनाओं के अंबार तले दबे हैं। हम रुकना चाहते हैं, शरीर का रडार लगातार लाल बत्ती दिखा रहा है, लेकिन हम उसी इच्छा शक्ति के दम पर खुद को मशीनों की तरह धकेलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने अपना रुकने का अधिकार खुद ही छीन लिया है। तो क्या ये अत्यधिक तनाव हमारी जागरूकता को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है? अत्यधिक तनाव और सूचनाओं का ये ओवरलोड हमारी अवेयरनेस को बुरी तरह संकुचित कर देता है, यानी श्रिंक कर देता है। वो कैसे? इसके पीछे एक सीधा सा बायोलॉजिकल कारण है। जब एक इंसान का सिस्टम लगातार दबाव या खतरे में होता है तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में हमारा दिमाग टनल विजन का शिकार हो जाता है। टनल विजन मतलब? सिर्फ सामने का दिखना। हाँ, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ सामने खड़ा तात्कालिक खतरा या काम नजर आता है। हम बड़ा परिदृश्य या हमारे कार्यों की दूरगामी परिणाम देखना बंद कर देते हैं। अब लोग इस थकान और बिखराव को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? शायद कॉफी पीते हैं या खुद पर ज्यादा जोर डालते हैं। हाँ, वे और ज्यादा अनुशासन लाते हैं या जबरदस्ती की ध्यान तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक थके और संकुचित सिस्टम पर अनुशासन या इच्छा शक्ति का चाबुक चलाने से वो टूट जाता है। तो अगर इच्छा शक्ति और जबरदस्ती काम नहीं करती तो इस संकुचित जागरूकता को वापस कैसे खोला जाए? मतलब अगर ध्यान लगाना या मंत्र पढ़ना इसका समाधान नहीं है तो एक आम इंसान अपनी जागरूकता को कैसे बचाए? इसके लिए किताब एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान देती है, जिसे क्षेत्र स्वच्छता या फील्ड हाइजीन कहा गया है। फील्ड हाइजीन, ये क्या होता है? देखिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए किसी रहस्यमयी तकनीक की जरूरत नहीं है, बल्कि यह अपने वातावरण और अपने जैविक ढांचे का रखरखाव है। जैसे एक साफ और शांत रडार बेहतर काम करता है, वैसे ही क्षेत्र स्वच्छता का मतलब है पर्याप्त नींद लेना, दिमाग को शांति देना, डिजिटल शोर को कम करना और गैर जरूरी तनाव से बचना। मतलब बेसिक्स को ठीक करना। बिल्कुल, ये किसी कठोर अनुशासन की तरह नहीं है, बल्कि ये बस अपने सिस्टम को वो स्पेस देना है जहां वो रिकवर कर सके। जब हम अपने आसपास और अपने भीतर के शोर को कम करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड से बाहर आता है। तनाव कम होते ही जागरूकता का दायरा वापस फैलने लगता है और स्पष्टता बिना किसी जबरदस्ती के स्वाभाविक रूप से लौट आती है। अगर हम इस क्षेत्र स्वच्छता और बिना जबरदस्ती के नतीजों को पढ़ने की कला को व्यक्तिगत जीवन से निकालकर नेतृत्व या लीडरशिप के स्तर पर देखें तो वहां भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। हाँ, लीडरशिप में तो ये बहुत साफ दिखता है। पारंपरिक रूप से हमें यही सिखाया गया है कि एक महान लीडर वो है जो अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से चीजों को अपने हिसाब से मोड़ दे, जो परिस्थितियों से लड़कर अपना फैसला मनवाए। नेतृत्व को लेकर ये शायद सबसे खतरनाक भ्रम है। ऐसा क्यों? एक सच्चा लीडर वो नहीं है जो अपनी इच्छा शक्ति से चीजें थोपता है, बल्कि वो है जो परिणामों को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है और पूरी प्रणाली को उनके साथ अलाइन कर सकता है। निर्णय लेना कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये संदर्भगत उद्भव है, यानी कंटेक्चुअल इमर्जेंस। संदर्भगत उद्भव, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी शब्द लगता है। मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक कार बहुत ही फिसलन भरी बर्फीली सड़क पर जा रही है। अचानक कार फिसलने लगती है। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति जिसमें उस स्थिति के प्रति अवेयरनेस की कमी है, वो घबराकर तुरंत जोर से ब्रेक दबा देगा, जो कि एक रिएक्शन है। बिल्कुल, ये उसकी प्रतिक्रिया है जो अक्सर स्थिति को और बिगाड़ देती है और कार पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। लेकिन एक अनुभवी ड्राइवर जिसका रडार यानी जागरूकता काम कर रही है, वो जबरदस्ती ब्रेक नहीं दबाएगा। सही कहा। वो उस क्षण के नतीजों को समझेगा और एक्सेलरेटर से धीरे से पैर हटा लेगा या स्टीयरिंग को उसी दिशा में मोड़ेगा जिधर कार फिसल रही है। वो बल का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो परिस्थितियों के साथ संरेखित हो रहा है। ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे बल का प्रयोग नहीं बल्कि संरेखण काम आता है। हाँ, जब कोई लीडर किसी कॉर्पोरेट संकट में होता है, जैसे मुनाफा गिर रहा हो, तो वो घबराकर अंधाधुंध फैसले नहीं लेता, जैसे तुरंत लोगों को नौकरी से निकालना। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो इंतजार करता है, डेटा और परिस्थितियों को पढ़ता है, वो स्थिति को समझता है। हाँ, संदर्भगत उद्भव का अर्थ यही है कि जब परिस्थितियां, टीम की क्षमता और संभावित परिणाम एक सीध में आ जाते हैं तो सही फैसला खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाता है। उसे जबरदस्ती थोपना नहीं पड़ता। एकदम। एक सच्चा लीडर जानता है कि जब तक परिस्थितियां अनुकूल ना हो
तब तक अपने रुकने के अधिकार का इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो इस सब का एक व्यापक स्तर पर क्या अर्थ निकलता है? अगर हम इस पूरे ढांचे को, जहां परिणामों को पढ़ने की क्षमता सर्वोपरि है, जहां जबरदस्ती की जगह संरेखण है, उसे समाज के स्तर पर लागू करें। ये एक बहुत ही बड़ा विचार है। आज का समाज तो आईक्यू, रटने की क्षमता और लगातार अंधाधुंध आर्थिक विकास पर टिका है। क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो सिर्फ स्मार्ट ना हो बल्कि वास्तव में अवेयर हो? लेखक किसी नई तरह की सभ्यता की कल्पना करते हैं और इसे रिपल सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। रिपल सिविलाइजेशन। हाँ, एक ऐसी सभ्यता जो इस बात को गहराई से समझती है कि हमारे हर काम की एक रिपल या लहर उठती है जो पूरे इकोसिस्टम में फैलती है। एक रिपल सिविलाइजेशन की पूरी बुनियाद आईक्यू स्कोर पर नहीं बल्कि परिणाम साक्षरता यानी कॉन्सिक्वेंस लिटरेसी पर टिकी होगी। परिणाम साक्षरता यानी हमारे शिक्षा प्रणाली में ये समझना कि अगर हम आज कोई नई तकनीक बनाते हैं या कोई जंगल काटते हैं तो 10 या 50 साल बाद उसका समाज और पर्यावरण पर क्या असर होगा। सटीक, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली हमें परिणामों को पढ़ना सिखा रही है? शायद नहीं। इतिहास में उन सभ्यताओं के पतन के कई उदाहरण हैं जिनके पास तकनीकी इंटेलिजेंस तो बहुत थी लेकिन परिणाम साक्षरता शून्य थी। जैसे कि माया सभ्यता का ही उदाहरण लें। उनके पास उन्नत कृषि तकनीक, शानदार वास्तुकला और बेहतरीन खगोलीय ज्ञान था। हाँ, वो तो बहुत एडवांस थे। लेकिन उन्होंने अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों जैसे पारिस्थितिक पतन या इकोलॉजिकल कोलैप्स को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उन्होंने पानी के स्रोतों का अत्यधिक दोहन किया और अपने जंगलों को काट दिया। उनकी इंटेलिजेंस ने उन्हें अल्पकालिक लाभ तो दिया लेकिन जागरूकता की कमी ने अंततः उनकी पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में बच्चों को सिर्फ कोडिंग या गणित के समीकरण हल करना सिखाना काफी नहीं है। आने वाली पीढ़ियों को अपने तकनीकी और आर्थिक फैसलों के परिणामों को पढ़ना सिखाना होगा। सफलता का पैमाना ये होना चाहिए कि हम अपने कार्यों के परिणामों के साथ कितनी अच्छी तरह तालमेल बिठाते हैं। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम व्यक्तिगत विकास और सभ्यता के विकास को कैसे माप रहे हैं। अगर हम आज की इस गहन चर्चा के निष्कर्षों को एक धागे में पिरोएं तो ये स्पष्ट होता है कि जागरूकता कोई रहस्यमय अवस्था नहीं बल्कि जीवित रहने का विशुद्ध विज्ञान है। बिल्कुल, एक ऐसा जैविक रडार जो हमें वातावरण के बदलावों और परिणामों के प्रति सतर्क करता है। और बुद्धिमत्ता का अर्थ ढेर सारा ज्ञान होना नहीं बल्कि उस ज्ञान के परिणामों के साथ खुद को संरेखित करना है। एकदम सही सारांश है ये। अगर इस नजरिए से देखें तो जीवन में मिलने वाली विफलता कोई सजा या व्यक्तिगत हार नहीं है, वो एक फीडबैक है। वो रडार की वो लाल बत्ती है जो हमें बताती है कि हमारा संरेखण कहाँ टूटा है और अगली बार हमें कैसे अलग तरीके से प्रतिक्रिया देनी है। जब विफलता को सजा के बजाय फीडबैक के रूप में देखा जाता है तो सीखने की प्रक्रिया बहुत स्वाभाविक हो जाती है। ये प्रणाली को अपनी गलतियों से विकसित होने का मौका देती है बिना किसी मानसिक संकुचन या अपराध बोध के। यही वो तरीका है जिससे जीवित प्रणालियां खुद को बेहतर बनाती हैं। और इसी बात से एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जो शायद हम सभी को थोड़ा असहज भी करे। कौन सा सवाल? देखिए, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई और मशीनें लगातार इंसानों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें इंसानों जैसी भाषा, भावनाएं और तर्क सिखाए जा रहे हैं ताकि वे बुद्धिमान लग सके। और दूसरी तरफ इंसान क्या कर रहे हैं? इंसान मशीनों की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। हम अपने रुकने के अधिकार को नजरअंदाज करते हुए, अपनी क्षेत्र स्वच्छता को भुलाकर बिना थके मशीनों की तरह लगातार उत्पादन करने की होड़ में लगे हैं। अगर यही चक्र चलता रहा तो क्या हम अनजाने में एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीनें अधिक मानवीय व्यवहार करने लगेंगी और इंसान अपनी जागरूकता और रुकने की क्षमता खोकर पूरी तरह से मशीन बन जाएंगे? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। श्रोताओं के लिए ये खुला सवाल है कि वे अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।